नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे दोस्त। तो आज का यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 9th 10th 11th या 12th में है, क्योंकि हिंदी व्याकरण का सभी चैप्टर समान होते हैं सभी कक्षाओं के लिए मेरे भाई। तो आज मैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण समास बताने वाला हूँ। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है समास, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर यहाँ से आते हैं। तो मेरे भाई मैं समास को बिल्कुल ही आसानी तरीक़ा से और ट्रिक के साथ दम बता दूंगा, ताकि आपको यहीं पर सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक ना। और किसी दूसरे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए मैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण समास का टॉपिक क्लियर कर देने वाला हूँ, ताकि आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म आ जाए, ठीक ना। तो आओ मैं चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से पढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे भाई उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक ना। तो देखो समास होता क्या है, पहले इसको तुम समझो। तो देखो मैं तुमको समास का परिभाषा बता देना चाहता हूँ। ऐसे तो बोर्ड एग्जाम में परिभाषा आपको याद नहीं रखना, बल्कि आपको समझना है, ठीक ना। तो देखो समास दो या दो से अधिक पद, कितना पद बोले या शब्द, याद रखना, पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने एक पद को, मतलब बहुत सारे शब्द मिलेंगे या पद मिलेंगे और उनसे मिलाकर हम ये वो शब्द बनाएंगे ना, उसी को समास कहते हैं। तो याद हो गया होगा परिभाषा, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने एक पद को समास कहते हैं। तो मेरे भाई हम आपको परिभाषा आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो अब उदाहरण को समझो। मैंने क्या बोला कि दो या दो से अधिक पद, जैसे के लिए रसोई के लिए घर, ये दो, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, यानी 4 शब्द है। तो 4 शब्द से मिलकर बना एक शब्द ही समास कहलाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रसोई के लिए घर, इसको अगर हम एक भाषा में बोलें तो रसोई घर, तो यही समास है। समास यही कहता है कि 3-4 पद मिलकर एगो पद बना दिया, उसी को समास कहेंगे। तो रसोई के लिए घर अर्थात पढ़ें तो रसोई घर। दूसरी उदाहरण को समझो, पॉकेट को मारने वाला अर्थात पॉकेट मार, यह हो गया समास। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समास एक पद होता है, कई सारे पदों को मिलाकर यानी शब्दों को मिलाकर एक वो शब्द बनता है, जिसे हम समास कहते हैं, ठीक है। तो आओ मैं मेरे भाई और थोड़ा सा उदाहरण को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब मेरे भाई समास के टॉपिक पर आते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन आएंगे समास के भेद से। सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछेगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं मेरे भाई, याद रखना। 6 प्रकार से एक नंबर हर साल आता है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व और लास्ट छठा है बहुव्रीहि समास। तो मेरे भाई ये सब समास क्या है पहले एक तौर पे समझ लो। अब मैं ये सब का ट्रिक दूंगा, ठीक ना। याद है, रटने की जरूरत नहीं, बस समझ गए, समझ जाएंगे पूरा समास क्लियर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास कहता है पहला पद प्रधान हो। जैसे मैंने बताया था रसोई घर, यहाँ पे समझो रसोई घर, इसमें पहला पद प्रधान होना चाहिए, ठीक ना। और तत्पुरुष समास है अंतिम पद प्रधान हो, याद रखना। और एक कर्मधारय और तत्पुरुष जो है इसी का भेद रूप होता है, उपभेद होता है, ठीक ना। अब द्वंद्व समास क्या कहता है कि द्वंद्व समास कहने का मतलब है दोनों पद प्रधान होना चाहिए, पद दोनों प्रधान हो। अब बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। अब मैं ट्रिक देता हूँ। तो सबसे पहला अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। कहता है जिस पद के शुरू में उपसर्ग लगा हो, मतलब मेरा उपसर्ग आपको मालूम होगा कि उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, पहले लगता है उपसर्ग। जैसे में आ, परि, प्रति, अति, ये सब है ना जो उपसर्ग। अगर आपको शब्द के पहले ये सब लौके और पूछे कि कौन सा समास है, जैसे में परिवार कौन सा समास है, तो पूछ लगा दे देगा परि उपसर्ग है। तो उपसर्ग जहाँ भी देखने को मिलेगा मेरे भाई मार देंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। आओ मैं फिर एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, पहले ट्रिक को समझ लो। दूसरा है शब्दों की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द एक जैसे हो। मेरा भाई कहने का मतलब है कि अव्ययी भाव का पहला ट्रिक तो समझ गए कि उपसर्ग हो, ठीक है। और दूसरा यही है कि शब्दों की पुनरावृत्ति हुई, यानी कि रातों रात दिनों दिन दोनों शब्द एक है, उसका पुनरावृत्ति हो रहा है। अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो आपको अव्ययी भाव समास मारना है, ठीक है। और तीसरा ट्रिक यही है कि संस्कृत के उपसर्ग भी युक्त पद भी अव्ययी भाव होते हैं। जैसे में प्रत्येक, देखो संस्कृत के जो पद होंगे ना वह भी मेरा भाई
अव्ययीभाव समास होते हैं। अब उदाहरण से समझो मेरे भाई, उदाहरण है प्रत्येक। तो प्रत्येक मतलब प्रति प्लस एक, तो प्रत्येक प्रति, शुरू में प्रति है यानी कि उपसर्ग है, तो उपसर्ग कहने का मतलब है अव्ययीभाव समास। ठीक है। अब परिवार, ठीक है। अब दूसरा पद जिसमें बोले कि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, तो कैसे पुनरावृत्ति हो रहा है? रातों रात एक ही शब्द है लेकिन उसका पुनरावृत्ति हो रहा है। घर घर, हर घर, हर घर होगा। यथाशक्ति, यथाविधि, ये सब मेरा अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप दूसरा भेद की तरफ बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तो मेरे भाई तत्पुरुष समास कहता है इसमें शब्द को तोड़ने पर कारक विभक्ति लगा रहे। मेरा भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समास है और इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। मतलब आपको शब्द को तोड़ना है और तोड़ने पर अगर कारक विभक्ति आ जाए, यानी कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, ये आठों में से कोई आ जाए, तो मेरे भाई वो तत्पुरुष समास है। अब कैसे तोड़ना है आओ मैं तुमको समझाता हूँ। उदाहरण यहाँ पे देखो, राजपुरुष। राजपुरुष कहने का मतलब है अगर आप इसको तोड़ते हैं शब्दों में, तो राजा का पुरुष राजपुरुष कहलाता है। तो राजा का जैसे ही आया, इसका मतलब हम समझ गए कि इसमें कारक विभक्ति है। कारक विभक्ति है वह तत्पुरुष समास होगा। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, रसोई घर। तो इसको शब्दों में तोड़ेंगे तो रसोई के लिए घर, तो के लिए कारक विभक्ति है, तो मेरा भाई यह भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखिए, कृष्णा पर, कृष्णा अर्पण, कृष्णा अर्पण, ये भी तत्पुरुष है। नेत्रहीन, नेत्रहीन मतलब इसको शब्दों में तोड़ेंगे तो नेत्र से हीन हो गया, नेत्रहीन, तो यह भी कारक विभक्ति से, नेत्र से कौन सा है? कारक विभक्ति है। मेरे भाई विद्यार्थी, तो विद्या के अर्थी पर जो लेट गया वही विद्यार्थी है, तो विद्या के अर्थी पर यानी कि के भी कारक विभक्ति है। जहाँ पे अगर आप शब्द को तोड़ते हैं कारक विभक्ति लगता है, तो हम आंख बंद कर तत्पुरुष समास मार देना। फिर गुरु दक्षिणा, ठीक है। और एग्जाम्पल समझ लो मेरा भाई, इतना एग्जाम्पल से आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। अब देखो अपदान से कैसे होता है, मैंने अपदान जो अपदान कारक होता है उसमें तत्पुरुष समास कैसे पता चलता है। देखो मेरे भाई, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से अपदान से जुदाई के अर्थ में हो रहा है, तो ऋण मुक्त कौन सा समास है? तो मेरा भाई तत्पुरुष समास। पदच्युत, पद से च्युत हो गया, ठीक है। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, ये सब अपदान के अर्थ में है, ठीक है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला। मेरे भाई ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण थे, ठीक है। तो अब मैं थोड़े अगले समास की तरफ बढ़ता हूँ। नय्यन समास, एक नय्यन समास तत्पुरुष समास का एक उपभेद होता है, नय्यन समास, जिसमें न का अर्थ हो, यानी कि कोई भी शब्द अ से शुरू होगा ना, जैसे में अ से कहने का मतलब है अ से शुरू जिसका अर्थ न निकले। देखो जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो या जिससे नहीं का पता चलता हो, नहीं का पता चलता हो, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए समास जिसमें न का अर्थ हो, जैसे में अनाचार, समझिएगा एग्जाम्पल समझिएगा। अनाचार जहाँ शुरू में अगर अ लौक जाए मेरे भाई, तो आंख मूंद कर नयन समास मार दीजिएगा। अनाचार, अनदेखा, अन्याय, अभिनज्ञ, नालायक, मतलब लायक नहीं है। अनाचार मतलब न आचार, जहाँ पे न का अर्थ है नयन समास हो जाएगा, ठीक है। आओ अगले समास की तरफ बढ़ते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहने का मतलब है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों पद समान हो, वह द्वंद्व समास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैं विशेषता इसकी बता देना चाहता हूँ मेरा भाई। विशेषता यही है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं पर सदैव नहीं। मेरे भाई इसमें दोनों पद एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे, रात दिन, तो द्वंद्व समास, ठीक ना। और इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, माता पिता, माता और पिता, देखो माता पिता कौन सा समास, इसमें दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द है, माता के विलोम पिता हो जाएगा, तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल रोटी। पाप पुण्य, अन्य जल, जलवायु, ये सब द्वंद्व समास है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो ये बहुत सारे समास के उदाहरण है। अब आप द्विगु समास की तरफ बढ़ते हैं। द्विगु समास कहता है जिसका पहला पद संख्या हो, मतलब हम उसको तोड़ने पर संख्या का भाव पता चले, जहाँ पे पूर्व पद संख्यावाची हो, ठीक है। विशेषता समझ लो, द्विगुवाची की विशेषता, द्विगु समास की विशेषता है, द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होते हैं, कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। ये सब आपको मैं बता देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा गया है, ठीक है।
देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि द्विगु समास कैसे पता चलता है। और घबराइए नहीं, अंत में मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना समझ में आया और कितना बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो गई होगी। अब 5 में 5 आपको बन जाएगा, मैं गारंटी कहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल आसान ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक हो ही नहीं सकता है। मेरे भाई दो राह पढ़ने पर ही लग रहा है, दो राह दो राहों का समूह, दो राह जैसे ही संख्यावाचक प्रयुक्त हुआ द्विगु समास मार देंगे। पश्चद्वय मतलब पश्चद्वय, द्वय मतलब दो पक्षों का समूह, दो राह पक्षद्वय। संप्रदायक द्वय, दो संप्रदायकों का समूह। त्रिभुज, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन आते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास, तो तीन भुजाओं का समाहार। त्रिभुज मतलब संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा। त्रिलोक, त्रिरत्न, संकलन त्रय मतलब ये सब तीनों वचनों का बोध हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो पंचतुवर्ण, चतुर्वर्ण चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या कहता है मेरे भाई कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेष हो, विशेषण अथवा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो। विशेषण और विशेष्य का बोध कराएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे भाई। विशेषण का बोध करें, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष जो है उत्तम, पुरुष जो है उत्तम मतलब पुरुष है लेकिन वो उत्तम है, यानी विशेषण बता दिया वो पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, यानी कि कर्मधारय की बात कर रहा है मेरा भाई। ठीक है, नीलकमल, नीला है जिसका कमल, मेरा भाई नीला किसका है, कमल कैसा है, नीला मतलब नीलकमल। तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधारय समास। तो आपको समझ में आ गया है कि विशेषण का जैसे ही बोध करा दे, नीलकमल, नीला है जिसका कमल, कमल कैसा है, नीला, तो नीला क्या विशेषण है, तो कर्मधारय समास। महापुरुष, महान है जो पुरुष मतलब पुरुष कैसा है, महान है, विशेषण बता रहा है। घनश्याम, घन जैसा श्याम। ठीक है, पीताम्बर, पीता है जो अंबर। अगला मेरा भाई लास्ट समास बहुव्रीहि समास। यह क्या कहता है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा लेकिन कोई अन्य पद प्रधान बन जाएगा। इसमें से दो दिया गया पद है वो प्रधान नहीं होगा, कोई अन्य पद उससे बना हुआ तो कोई दूसरा पद ही प्रधान होगा, वह बहुव्रीहि समास होता है। जिसमें देखो जहाँ पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। गजानन, गज का आनंद जिसका वह है गणेश, गजानन कहने का मतलब है गणेश जी का बोध हो रहा है। इसका मतलब मेरा भाई यह बहुव्रीहि समास है। मतलब शब्द आपको देखने में लगे गजानन, तो गजानन मतलब गणेश जी। मतलब जैसे मैं आपको दे देगा यहाँ पे कि नीलंबर, नीला अंबर जिसका नीला है अंबर मेरे भाई, वह मोदक में यानी कि गणेश जी आते हैं। यहाँ पे देखो करा त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह मतलब त्रिनेत्र कौन है, शिव जी, भगवान शिव की ओर संकेत कर रहा है, यह बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह विष्णु। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज करते हैं, चतुर्भुज को मार देते हैं द्विगु समास, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिभुज पूछता तो हम द्विगु समास मार देते, लेकिन चतुर्भुज है चार भुजाओं का समूह, चार भुजाएं जिसकी वह मतलब वह विष्णु जी की बात कर रहा है, तो चतुर्भुज बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल की तरफ देख ले तो मेरे भाई थोड़ा अच्छा रहेगा। षडानन, षडानन मतलब षट, छह आनन है जिसके। कार्तिकेय, दशानन बहुत इंपॉर्टेंट, दशानन में कौन आते हैं, रावण जी। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने पूरे 6 समासों का बेसिक तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, तो आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मेरे भाई इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, तब तक के लिए मन लगा पढ़िए। और मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।